दोस्तों, सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा इस समय कि भारत जो पाकिस्तान के बीच में ये संघर्ष चल रहा था, अचानक कल रात हमको ये सूचना मिलती है कि सीज फायर हो गया। अब ये जो जिस तरह से सीज फायर हुआ है और उसमें अमेरिका का जो हस्तक्षेप स्पष्ट तरीके से हुआ है, अब हम भले ही कहें कि किसी और देश ने इसमें मध्यस्थता की है ना की है, मगर ये मध्यस्थता हो गई और सीज फायर हो गया। मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह से सामरिक स्थितियों का विश्लेषण करते हैं तो भारत एक अपनी बहुत अच्छी स्थिति में था, ऐसा हम सब लोगों को प्रतीत होता है। आंतरिक या सामरिक स्थितियां वास्तव में सच्चाई के तौर पे क्या है या क्या नहीं है, ये सरकार को, सत्ता में बैठे हुए लोगों को भली भांत मालूम होगी। मगर जिस तरीके से पूरे विश्व का परिदृश्य भारत के पक्ष में निर्मित हुआ और जिस तरह से भारत पाकिस्तान के होने वाले विभिन्न आक्रमणों को झेल रहा था और उनको ध्वस्त कर रहा था, उससे तो ये साफ स्पष्ट नज़र आ रहा था कि हम एक बहुत अच्छी स्थिति में हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। मगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। मेरे एक बहुत अभिन्न मित्र हैं जो बहुत बड़े आईपीएस और बहुत बड़े अधिकारी हैं, एडीजी रैंक के, और पीएमओ में भी उन्होंने बड़े लंबे समय से काम किया है। हम जब लोग बाहर से चीज़ों को देखते हैं, अंदर चीज़ें क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं, वो सब अंदर का होता है। कई बार विभिन्न मामलों में जब हमारी उनसे बात होती है तो अंदर की बहुत सी चीज़ें जब डिस्कस करते हैं तब लगने लगता है कि वास्तव में जो जिस स्थान पर शिखर पर बैठा हुआ है उसकी कितनी जिम्मेदारियां और वो कैसे डिसीजन लेता होता है। तो हमको जो दिखाई पड़ता है, मैं उसके पर्दे के पीछे क्या है, बहुत भिन्न स्थिति होती है। हमारे क्रियाएं प्रतिक्रियाएं जो हमारे सामने आती हैं उसके आधार पर होती हैं। जैसे कोई मुझसे पूछे या मैं अपने उद्गार व्यक्त करना चाहूँ तो मुझको ये बिल्कुल ठीक नहीं लगा कि सीज फायर हो गया। पूरे देशवासियों का जो भावनाओं का उबाल था, सबकी एक ऐसी मनसा भावना बन रही थी कि अब आर या पार का काम हो जाएगा और आज हम बहुत स्थिति में, तो हमेशा हमेशा के लिए ये समस्या का समाधान हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान को ऐसी स्थिति में ले आया जाएगा कि भविष्य में पाकिस्तान अब इस तरह से कभी खड़ा नहीं हो पाएगा जो भारत के अंदर या आंतरिक चीज़ों में हस्तक्षेप करे और बार बार एक लंबे समय तक जो ये बाहर से आतंकवाद के माध्यम से हमारे देश के तोड़ने का काम करता रहता और विभिन्न तरीके से आतंकवाद फैलाता और हत्याएं करवाता रहता, ये रुक जाएगा, थम जाएगा। मगर क्रिया प्रतिक्रिया कैसी होती है, स्वाभाविक तौर से मैं बताता हूँ। मैं जिस दोस्त की बात कर रहा हूँ, एक बार हम और वो दोस्त एक ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे, हम दोनों लोग ही थे। अचानक मैंने पीछे से उसके बिना उसके संज्ञान में उसकी मैंने पीछे से आंख बंद कर ली। वो बड़े तल्लीनता से खिड़की से बाहर के नज़ारे देखता हुआ जा रहा था। उसने झपट करके एक जोर से थप्पड़ मारी। उसको नहीं पता था कि ये मैंने किया और एकदम से मेरी तरफ देखने लगा। जब मैंने भी देखा कि अरे इसने इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारी, तो जैसे उसने थप्पड़ मारी तो तुरंत मेरे मन में आया कि मैं एक ज़ोर से थप्पड़ मारूं, मगर मैं रुक गया। मेरे कहने का मतलब यह है क्रिया प्रतिक्रिया, कि कैसे क्रिया प्रतिक्रिया होती है। अब जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमारे साथ किया था तो हमें लग रहा था कि प्रतिक्रिया बहुत गंभीर होगी, एक ऐसी हो जाएगी कि निर्णायक हो जाएगी। हम ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद करते थे। ये एक स्वाभाविक तरीके से होती है, जैसे मैंने उदाहरण दिया उसी तरीके से। मगर मैं रुक गया, प्रतिक्रिया नहीं की, क्योंकि मैं जानता था कि मैंने पहले क्या किया और मैं क्या कर रहा हूँ। मगर उसने जो मेरे जोरदार थप्पड़ मारा था वो ही नहीं जानता था कि मैंने ऐसा किया है। वो प्राकृतिक तरीके से प्रतिक्रिया हुई। इसी तरह से हमारा पूरा देश
इस समय प्रतिक्रिया की प्राकृतिक स्थिति में था। पूरे देश को ये उम्मीद थी कि इस बार भारत कुछ बहुत बड़ा कर देगा और पाकिस्तान को बिल्कुल नतमस्तक कर देगा और इतना ध्वस्त कर देगा कि आगे भविष्य में ये कभी भी भारत के खिलाफ कुछ कर नहीं सकेगा। मगर हम जब वैश्विक परिवेश में देखते हैं तो उसकी आंतरिक स्थितियां क्या हैं, ये बेहतर तरीके से शासन सत्ता में बैठे हुए हमारे सारे जो सत्तासीन लोग हैं वो बेहतर समझते होंगे। मगर आम जनमानस दूसरी तरह से बन गया। क्रोध, आवेश, प्रतिक्रिया इससे भरा हुआ है। तो ये था कि अब इस बार पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज़ोरदार तरीके से आक्रमण होना चाहिए और पाकिस्तान को अच्छी तरीके से सबक सिखा देना चाहिए, क्योंकि आज जैसे हमारे पास अनुकूल स्थितियां नहीं थी। जैसे हम सोशल मीडिया और मेन मीडिया में देखते हैं कि चीज़ें बराबर चल रही थी। मैंने भी जी पहले दिन लगभग सारी रात बैठ कर के टीवी देखा कि अब क्या हो रहा है, अब क्या रहा हो रहा, अब क्या होने वाला है। अलग अलग चैनल्स में अलग अलग तरीके से बदल के देखते रहे। कहीं बड़ा सेंसेशनल होता था, कहीं कुछ होता था, कहीं कुछ खबरें आती थीं। उससे लगता था कि ये सच है कि ये सच है, यानी सत्य के बीच में उहापोह होती रहती थी। फिर कुछ और जब अगले दिन मीडिया में सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, वहाँ कुछ और बात पता चलती थी, सच्चाई कुछ और पता चलती थी। इसी तरीके से पूरा देश मेन मीडिया के माध्यम से उद्वेलित हो चुका था। एक बात ज़रूर है कि इसी बीच में सरकार के ऊपर या कुछ लोग इस तरह थे, उसको सही गलत सिद्ध करने के लिए अपने अपने भी वक्तव्य दे रहे थे। मेरा ऐसा मानना है कि जब देश एक रस हो चुका होता है तो उस समय ये बेसुरे जो उनके प्रतिक्रियाएं हैं वो पसंद नहीं आती हैं, कोई भी हो। इस तरह के कुछ लोगों ने कहा गढ़ा, मगर वो देश को अच्छा नहीं लगा, देशवासियों को ठीक नहीं लगा जब आप किस तरह की छींटाकशी करते हैं। दुख होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है, ऐसा लगता है कि आप देश के साथ नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप मोदी जी के साथ हैं कि नहीं हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई कुछ भी कहे, मोदी जी की देशभक्ति पे आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हो, मोदी जी की राष्ट्रभक्ति पे आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हो। ये अलग विषय है कि हमारे कैलकुलेशंस कैसे हैं और जो उस शिखर पे बैठा हुआ, सत्ता पे बैठा हुआ, उसके कैलकुलेशंस कैसे हैं। आप ये अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी पूरी दुनिया का आज भारत के प्रति या लंबे समय से जब से उन्होंने आए होंगे इस 10-12 साल में, पूरा का पूरा भारत के प्रति जो नज़रिया था पूरे विश्व के देशों का वो बदल चुका है। भारत के प्रति एक सम्मान है और वो इसलिए कि हमने भरपूर समर्थन देकर के प्रधानमंत्री मोदी जी को जिताया। एक श्रेष्ठ राष्ट्र, एक मजबूत राष्ट्र बनाने में हम सब लोगों का योगदान है कि श्रेष्ठ राष्ट्र, विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा, उसकी तरफ हम सब लोगों ने योगदान दिया। और एक मजबूत सरकार ने पूरी दुनिया को एक मजबूत संदेश दिया कि सरकार मजबूत है। और जब भी क्रॉस बॉर्डर ये टेररिज्म रहा, सरकार ने निश्चित तौर पर पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादियों को मारा है। हर बार सरकार की जो प्रतिक्रिया है उससे बढ़कर की होती रही है, मगर पाकिस्तान है कि वो मानता नहीं है। ऐसे में सब लोगों के मन में ये आता है कि भाई इसका इलाज परमानेंट हो जाना चाहिए। ऐसी मैं स्वयं भी उम्मीद रखता हूँ, ऐसा मेरा भी सोचना होगा कि अब इसका इलाज परमानेंट हो जाना चाहिए था। जबकि निश्चित तौर पे युद्ध में जनहानि होती है। हम कहते ज़रूर हैं, मगर जो बेटे बॉर्डर पे सीमाओं पे शहीद होते हैं, जब वो वापस घर में आते हैं तो उनकी पीड़ा और कष्ट चरम सीमा में होता है। मगर वो माँ किसी न किसी रूप में या घर परिवार वाले ये समझाते हैं कि देश के लिए शहीद हो गया। अब ये देशवासियों का दूसरी तरफ से कर्तव्य ये बनता है कि देशवासियों ने हमारे ऐसे सैनिकों के बलिदान करने के बावजूद देश के साथ वो क्या कर रहे हैं, जो इस देश की सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं, अपना बलिदान करते हैं,
देश यानी कोई भी हमारे देश का प्रधानमंत्री या राजा कोई भी जो निर्णय लेता है देश हित में, उसके लिए वो अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं, लड़ जाते हैं। वो जब बॉर्डर पे होता है, बॉर्डर से जब सेलिंग होती है, बाहर से बॉर्डर से दुश्मन की सेनाएं आक्रमण करती हैं, उस समय वो अपने जान की चिंता ना किए हुए राष्ट्र के लिए, देश के लिए समर्पित हो जाता है और शहीद हो जाता है। ये देश को पूरी चारों तरह की सीमा से हमारे देश को सुरक्षित करता है। देश के लोग, सब लोग भी उसके प्रति होते हैं। मगर इसके बाद भी एक चीज़ जो बहुत बुरी होती है वो ये होती है कि हमारा अपना आचरण राष्ट्र के प्रति कैसा है, और उसमें सबसे बड़ी जड़ में अगर देखें तो वो है भ्रष्टाचार। न्याय की व्यवस्था में भ्रष्टाचार घुस चुका है, हर स्तर पर भ्रष्टाचार घुस चुका है। वो भ्रष्टाचार जिस तरह से देश को जैसी चीज तस्वीर रखना चाहता है वो रखने की कोशिश करता है। सुरक्षित सीमाओं के अंदर हम देश को लूटते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, जिससे हमारे अंदर आंतरिक जो स्थितियां हैं देश के अंदर की वो बहुत विघटित होती हैं, बहुत ही संकट वाली हो जाती हैं। कुछ लोग बहुत सुख भोगने वाली स्थिति में होते हैं, और ज़्यादातर लोग आज जो वंचित हैं, कष्ट में भोग रहे हैं, उनको हमारे आज के राजनेता जाति आधारित सत्ता के लोलुपता में एक वर्ग संघर्ष, जाति संघर्ष वाली स्थितियों को निर्मित कर दिया है और बराबर करते चले जा रहे हैं। जो चेतना का जब हम स्तर देखते हैं तो जो ज़मीनी स्तर है, जो बिल्कुल ग्रामीण परिवेश में है, वहाँ पर शिक्षा का जो अभाव है, तो वो ऐसा है कि उनका चेतना का स्तर बहुत निम्न होने की वजह से उनको बहुत आसानी से इस तरह के संकीर्णताओं में जकड़ा जा सकता है, जकड़ जाते हैं। वो कुछ भी सोचना समझना नहीं चाहते हैं, और मुझे लगता है कि हम उनको समझाने की स्थिति में भी नहीं होते हैं। अगर आप उनके गलत को ये भी कहते हैं कि आपने ये जो गलत है उनका गलत को आप गलत कहोगे तो आप उनके विरोधी हो जाओगे। अगर आप उनके जात के हो, अगर उन्होंने गलत किया और उसके साथ उसने जो गलत किया उसके साथ खड़े हो तो सही है। आप अगर उनकी जात के हो और उन्होंने गलत किया है, अगर आप सही कहते हो तो आप उनके विरोधी हो जाओगे। अगर आपने सत्य का रास्ता लिया, सत्य का मार्ग लिया, तो वो समझेंगे नहीं, समझना नहीं चाहते हैं। वो वही समझना चाहते हैं कि उन्होंने कुछ भी किया है, आप हमारी जात के हो तो हमारे साथ खड़े हो जाओ। ये स्थिति इस तरह से बनती चली जा रही है कि आज जात का जो रोग हमारे देश को लगता चला जा रहा है, उससे छोटे छोटे टुकड़ों में, जातियों में, लोगों में ध्रुवीकरण हो रहा है, और वो ध्रुवीकरण जाति संघर्ष, वर्ग संघर्ष का रूप लेता जा रहा है, जो हमारी राष्ट्रीय अस्मिता के लिए घातक है। देश एक तरफ इस तरह के झंझावात से लड़ता है, और हम चाहे जिस तरह के भी मुद्दे हों उनको हम घूम फिरा करके हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं इसी स्तर पर ले आती हैं, और वो तुरंत सत्ता को किसी भी तरह से हासिल हो इस तरह से करने लगती हैं। उनकी सोच क्या है? हम देखें पूरी दुनिया में एक तरफ पूंजीवाद रहा, एक दूसरी तरफ कम्युनिज्म रहा, फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया कहने के लिए तो कुछ भी होगी, सब की तरफ कैपिटलिज्म की तरफ, पूंजीवाद की तरफ बढ़ चुकी है। कोई भी हो, समाजवाद हो या कोई भी वाद हो, सब कहने के लिए हो गए हैं। वो सोच सिर्फ कहने के लिए है, काम सब एक जैसा ही कर रहे हैं। भ्रष्टाचार से आकंठ रूप से ये राजनीतिक पार्टियां डूब चुकी हैं। शासन सत्ता के लिए वो कितने भी निम्न स्तर से गिर चुकी हैं और गिरती चाह रही हैं। कितना भी वर्ग संघर्ष हो, जात संघर्ष हो, वो बराबर करवा रही हैं। ये हमारी जो राष्ट्रीय चेतना होना चाहिए उसका लगातार अभाव होता चला जा रहा है। राष्ट्रीय अस्मिता के लिए राष्ट्रीय चेतना कैसी होनी चाहिए, इसका बुद्धिजीवियों के द्वारा इसको तोड़ मरोड़ करके हम लोगों के सामने, आम लोगों के सामने जिस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है, वो देश के लिए, राष्ट्र के लिए घातक है। इसी तरह जब हमारा देश, हमारा भारत भारतीयता के अंदर ओतप्रोत होता है, तब भी हम जाति और धर्म के आधार पे वकालत करते हैं, ना कि राष्ट्र के लिए। यही राष्ट्र के लिए घातक है। जो कोई अन्याय कर रहा है, लगातार बराबर जब से
1947 से धर्म के आधार पर पाकिस्तान बटा, आज भी उसने वो लाइन छोड़ी नहीं है और लगातार वही कर रहा है। फिर भी भारत के अंदर रहने वाले लोग आज भी उसकी वकालत करने लगते हैं। ये बहुत ही घातक है, घृणास्पद है। कब मानेंगे कि हम इस चीज़ को? वो कभी भी नहीं मानने वाला, ना कभी माना है, ना मान रहा है, बराबर वही चीज़ें कर रहा है। फिर भी हम गुणगान करने लगते हैं। एक हाथ से ताली कैसे बजेगी? नहीं बजेगी। ये क्रिया प्रतिक्रिया होगी, जैसे मैंने उदाहरण दिया, प्राकृतिक तरीके से होगी। और आप देख लीजिए, जब बदला पूरा हो जाता है तो कुछ भी हो जाए, कितना भी सर्वनाश हो जाए, कितना भी विनाश हो जाए, जब बदला पूरा होता है तो आपको खुशी महसूस होती है, संतुष्टि होती है। ऐसा क्यों? विचारने की चीज़ है। आपको अच्छा लगता है, पराजित को दुख होता है, आपको सुख होता है। अगर आप देखें तो मानवीय स्तर पे मानवीय विनाश होता है। कुछ लोग मारे जाते हैं, कुछ लोग हारते हैं, कुछ लोग जीतते हैं। जीतने वालों की भी जनहानि बहुत अधिक हो गई होगी, मगर जीत उनको सुख देती है, पराजय दुख देती है। हम आज भी जीतना चाहते थे, सीज फायर नहीं करना चाहते थे, हम जीतना चाहते थे। ऐसा लोगों का मानना है कि हम जीत ही चुके थे, मगर हमने लड़ाई रोक दी। ये दुखदाई हो गई है। इसलिए ये सीज फायर दुख का कारण हो गया है। मोदी जी, आपके राष्ट्रभक्ति पे, आपकी देशभक्ति पे हम प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे। हमारी समझ भी ऐसी नहीं होगी कि आप किन कारणों को ध्यान में रख करके आपने ऐसा निर्णय लिया होगा। निश्चित तौर पे भी आपने देश हित में ये निर्णय लिया होगा। फिर भी ये दुख का विषय है। दुख का विषय ये है कि हम जीतना चाहते थे, हमारी जीत रुक गई। इसलिए ये सीज फायर हमें स्वीकार नहीं है। भारत को ये सीज फायर स्वीकार नहीं है। कुछ लोगों को खुशी हो सकती होगी जो देश को तोड़ने वाले हैं, उन्होंने सोचा होगा कि बहुत अच्छा हुआ। इसमें भी अभी वो रास्ते निकाल लेंगे। इसके बाद भी कहेंगे कि आपने सीज फायर क्यों कर दिया। इस पर भी अभी वो बहुत तर्क वितर्क, मीडिया में बहुत चीज़ें चलेंगी। मगर मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मोदी जी, ये देश जितना आपका है उतना देश मेरा भी है। हर भारत में रहने वाले का ये देश उतना ही होना चाहिए। इसलिए ये राष्ट्र एक इकाई के रूप पर, अगर एक व्यक्ति के रूप में मैं हूँ, इंसान हूँ, इसी तरह राष्ट्र एक इकाई के रूप पर भी उतना ही मेरे लिए संवेदनशील है जितना मेरी अपनी खुद का अस्तित्व और अस्मिता। इसलिए मेरा अस्तित्व और मेरी अस्मिता मेरे राष्ट्र के अस्तित्व और अस्मिता से जुड़ी हुई है। इसलिए ये हमको बुरा लगा। हम जीतना चाहते थे, जीत देखना चाहते थे, जीत की खुशी चाहते थे, जिसको आपने छीन लिया, रोक दिया। मैं सारे देशवासी राष्ट्र भक्तों के साथ में अपने बात के साथ ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पे आप सब लोगों को भी सीज फायर से कष्ट हुआ होगा, मगर हम ये मान के चलते हैं कि उन्होंने एक शायद सोच समझ करके बेहतर निर्णय लिया होगा। राष्ट्र के हित में, देश हित में एक बेहतर निर्णय लिया होगा, जिसकी समझ हमें उतनी नहीं है। मगर हम भावनात्मक रूप से कहते हैं कि मोदी जी, आपके सीज फायर से हमको कष्ट हुआ है। हम पाकिस्तान को पूर्ण रूप से पराजित देखना चाहते थे। भारत के सिरमौर को हम शिखर पर देखना चाहते थे। इसकी यश कीर्ति को, इसके वैभव को हम ऊपर देखना चाहते थे। इसलिए मैं सारे देशवासियों के साथ में ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हम अपने राष्ट्र के वैभव को, श्री को, यद को किसी भी कीमत में हम कम नहीं देखना चाहते हैं। सर्वैव इसके वैभव को शिखर पर ही देखना चाहते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।